हेलो स्टूडेंट्स, डीएम फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त किया था। जो स्टूडेंट जो है उस डेरिवेशन को नहीं देखे हैं, पिछली वीडियोज को जा करके जो है देख लें, क्योंकि ये दोनों डेरिवेशन जो है हमारे परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंस है, इसलिए इन दोनों वीडियोज को जो है जरूर देखें। जो है आज हम लोग जो है सॉल्व करने चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, हेडिंग हमारा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका हम लोग चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यह -q और +q कूलम आवेश से मिलकर के बना, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है। अब हम द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O लेंगे। मध्य बिंदु O लेते ही ये दूरी हो जाएगी हमारा L और ये दूरी हो जाएगी L। तो इस प्रकार से जो है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के तल के लंबवत निरक्ष पर एक बिंदु हम लोग P की कल्पना करेंगे। एक बिंदु P की कल्पना करेंगे जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दो बातें जरूरत पड़ती हैं। एक तो जो है उस बिंदु का आवेश का मान और उस बिंदु से उनके बीच की दूरी ज्ञात होनी जरूरी है। तो चलो उनके बीच की हम दूरी देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यह रेखा निरक्ष की रेखा जो है द्विध्रुव के अक्ष के तल के लंबवत है, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होगा तो हम पाठ्यपुस्तक में लगा करके जो है इस भुजा को निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है हमारा r, आधार है l, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का वर्गमूल का। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा हमारा क्या, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का वर्गमूल। अब हम जानते हैं कि जब हम बिंदु आवेशकाल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे उसमें हम जब पढ़े थे क्या, अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, अगर हमारा माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश की ओर। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके +q आवेशकाल बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर देखना चाहें तो क्या होगा, प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E1, माइनस आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश की ओर, ये हो जाएगा हमारा E2। तो इस प्रकार से हम बिंदु P पर जो है दोनों बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा देख लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को द्विध्रुव के अक्ष के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम यह कोण थीटा मान लें, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा।
तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने कोण ये और इनके सामने कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब बराबर हो गए जो है तो अब आगे हम देखते हैं, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिरेखा काटे तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण की वजह से बराबर होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह भुजा, यह रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, एक रेखा इसे काटती है तो यह कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा, जो कि एकांतर कोण। अब अगर दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा इस प्रकार से काटती है तो यह कोण इस कोण के हमारे बराबर होंगे। ये दोनों कोण हमारे क्या है, संगत कोण। तो इस प्रकार से यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण की वजह से जो है। जब हमें कोण बराबर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम E1 और E2 के घटक करेंगे। घटक कैसे करते हैं, अच्छा 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था कि क्या, अगर कोई सदिश A किसी अक्ष के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है तो हम जिस अक्ष के साथ झुका होता है उस अक्ष के साथ हम a cos थीटा लेते हैं और इसके लंबवत जो है a sin थीटा लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करके हम E1 और E2 का घटक करेंगे। E1 जो है जिस अक्ष के साथ लगा हुआ है उसका क्या होगा, E1 cos थीटा और इसके लंबवत क्या होगा, E1 sin थीटा होगा। E2 जिस अक्ष के साथ लगा होगा cos थीटा और E2 दूसरे अक्ष के अंदिश E2 sin थीटा। तो इस प्रकार से हमारा जो चित्र बना जो है, तो देख रहे हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है। अगर परिमाण की बात करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, प्लस आवेश है, आवेश Q है, यहाँ पे आवेश Q है, आवेश के परिमाण भी बराबर हैं, इनके बीच की दूरियां भी बराबर हैं। जब दूरियां और आवेश के परिमाण बराबर हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण भी बराबर होंगे, अर्थात E1 और E2 बराबर होंगे। जब E1 और E2 बराबर होंगे तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा के परिमाण बराबर हो गए और दिशाएं विपरीत हैं तो आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या, बचा हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसी दिशा में होगी। ठीक, तो ये रहा हमारा चित्र जो है पूरा। अब चित्र को देख करके हम लोग जो है इनके शब्दों को जो है लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, तो चलो लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक कैपिटल K है, कामा -Q1 + Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। अब आगे हम मानेंगे क्या, माना द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से
निरक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चलो ठीक है, ये तो मुझे टारगेट मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या लिखेंगे? 1/4πε0 के क्यू पान आर क्या है हमारा? √r² प्लस L², √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा? 1/4πε0 के क्यू पान r² प्लस L² का होल स्क्वायर तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 क्यू पान R क्या है? फिर वही है √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी जब हम वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1/4πε0 के क्यू पान वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा? r² प्लस L² का वर्क करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा हमारा। अगर हम E1 की दिशा की बात करें तो ये B से P की ओर होगा। इसकी अगर हम दिशा की बात करें B P की ओर, इसकी दिशा की बात करें हम BP की ओर, लेकिन इसकी अगर दिशा की बात करें तो PA की ओर है। इसकी दिशा की बात करें तो क्या होगा? PA की ओर, क्योंकि प्लस आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। तो इस प्रकार से हमने E1 और E2 निकाला। तो यहाँ पे देख रहे हो E1 का मान और E2 का मान, दोनों के मान परिमाण में बराबर हैं। जब परिमाण में बराबर हैं तो क्या हम देखेंगे आगे? आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे हम लिख रहे हैं क्योंकि E1 व E2 के परिमाण बराबर हैं, क्योंकि अतः E1 व E2 के परिमाण बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे?
द्विध्रुव बिंदु P पर जो हमारे E1 और E2 हैं, इनको हम द्विध्रुव के अक्ष के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? E1 व E2 को द्विध्रुव AB की अक्ष के समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर क्या होगा? लंबवत घटक E1 sin थीटा करने पर लंबवत घटक E1 sin थीटा, क्या E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। क्यों निरस्त हो जाएंगे? क्योंकि इनके परिमाण बराबर परंतु दिशाएं विपरीत हैं। क्यों? कैसे मिल जाएंगे? लंबवत घटक हमारे जो है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के परिमाण बराबर हैं। तथा समांतर घटक क्या है हमारे? E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं। क्या है? ये दोनों एक ही दिशा में हैं। अतः बिंदु P पर क्या होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हम जानते हैं क्या? चूंकि E1 बराबर E2 है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को हम कह सकते हैं 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम मान रखेंगे 2 गुणे E1 को मान रखेंगे, क्या था? पीछे देखेंगे 1/4πε0 K Q/r² प्लस L² गुणे cos थीटा का मान लिखेंगे। cos, अगर इस त्रिभुज में हम cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे cos थीटा के स्थान पे L/√r² प्लस L²। यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि cos थीटा बराबर L/√r² प्लस L²। ठीक। तो अब हम यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/4πε0 K Q 2 को गुणा कर देंगे हम तो L के साथ, क्या आएगा? Q × 2L बटे। अब हम ये जो नीचे के 2 टर्म हैं इनको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं आप लोग कैसे होता है।
अगर हम हमारा x अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, x की घात 1, और जो अगर वर्गमूल में कोई चीज़ लिखा होता है तो उसकी घात क्या होती है, आधी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे x की पावर 1 प्लस 1/2, तो क्या आता है, 2 1 2, 2 1 3/2। तो क्या आया हमारा, x की घात 3/2। तो ठीक उसी प्रकार जो है सेम हमारा है, ये x है, ये अंडर रूट एक्स है, इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा हमारा, r² प्लस l² की पावर 3/2। तो अब हम आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा रफ फॉर्मूला समझा रहे थे हम, इतना आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम इसके आगे चलते हैं। ठीक, अभी हमारे नीचे क्या मिला था, E बराबर 1/4πε0 के Q इंटू 2L बटे r² प्लस l² की पावर 3/2। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जहां Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़े थे Q इंटू 2L बराबर होता है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल l हो तो l² टेंड्स टू 0 होता है। कैसे होता है, इसको हम कल की वीडियो में समझाए थे, आज भी हम फिर समझा रहे हैं। अगर हम r की मान 100 लेते हैं और l की मान 1 लेते हैं, हम l की तुलना में r का मान बहुत बड़ा है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे, r का वर्ग करेंगे तो 10,000 बनेगा, और यहाँ पे l² का वर्ग करेंगे। ठीक, तो अब 10,000 की तुलना में l का मान जो है नगण्य है। नगण्य का मतलब अर्थात 0 के करीब में इसको हम मान सकते हैं, 0 है नहीं लेकिन 0 मान सकते हैं। तब क्या होगा, l² का मान हम 0 रखेंगे तो आएगा हमारा 1/4πε0 के Q इंटू 2L की जगह क्या रखेंगे, P रखेंगे, P बटे r² पावर 3/2। यहाँ पे घात इसका 0 हो गया। अब अगर घात की घात लगा होता तो इनकी घातों का हम आपस में गुणा करते हैं, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला मुझे फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 के P/r3। इस प्रकार से ये हमारा जो है क्या फार्मूला मिला, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला, क्या, E बराबर 1/4πε0 के P/r। हम लोग जब अच्छी स्थिति पर सॉल्व किए थे ये फार्मूला, तो वहां पर क्या मिला था, 2P/r। निरक्ष पर सॉल्व किए थे, क्या मिला, P/r। अगर हम इसमें निर्वात अथवा वायु के लिए अगर लिखें, निर्वात अथवा वायु के लिए अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, K बराबर 1 हो जाएगा। अब जब K का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 P/r3। तो इस प्रकार से हमारा जो है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फार्मूला प्राप्त हुआ, E बराबर 1/4πε0 P/r3। अच्छी स्थिति पर 2P/r3, निरक्षीय पर P/r3। इससे संबंधित हम लोग जो है दोनों हेडिंगों से संबंधित एक नोट हम बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं शॉर्टकट का, जो है कैसे हम दोनों को याद रखें, कैसे इनकी दिशा को हम निर्धारित करेंगे जो है। अब इनकी दिशा के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा, E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल हो गया, परिणामी की दिशा किधर आया, इस दिशा में आया। अब ये दिशा है क्या जो है, तो हम लिखते हैं निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्या लिखेंगे हम, अतः निरक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत
द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा निरक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के समांतर द्विध्रुव के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश। कहां पे है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। ऋण आवेश की ओर है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित जो है दोनों अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए एक नोट लिखते हैं और हम देखते हैं दोनों कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो एक हम वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं जो -q और +q कूलम आवेश से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। जब अक्षीय स्थिति पर बात करेंगे हम एक बिंदु हम P लेते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ अक्षीय स्थिति पर हम एक बिंदु हम लेते हैं P' लेते हैं। अब दोनों P और P' की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर है। r दूरी पर है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्राप्त किए थे तब उसमें हम दिशा देखे थे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर था। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारा इस दिशा में होगा E और इसका परिमाण क्या होगा 1/4πε0 2p/r3। तो इस प्रकार से जो है इसका परिमाण इस प्रकार से हुआ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी जो है हमारा E की दिशा जो है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है अर्थात -q आवेश से +q आवेश की ओर है। अगर हम बिंदु P' की बात करें तो इसमें भी दिशा वही होगी। कहाँ होगी दिशा? वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में होगी। जब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में होगी तो हम क्या लिखेंगे, कैसे दिशा बनाएंगे? दिशा हमारी वही बनेगी E। परिमाण क्या होगा? परिमाण हम लिखेंगे क्या 1/4πε0 2p/r3। तो ये दोनों अक्षीय स्थिति पर बिंदु थे, बिंदु P' और बिंदु P और बिंदु P'। तो दोनों में दिशा जो है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा। ये भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है, ये भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा अक्षीय स्थिति पर हमने 2 पॉइंट लिया। द्विध्रुव के दोनों साइड में हमने एक बिंदु पर P' लिया, दूसरे बिंदु पर P लिया है और दोनों पर हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया और दोनों के परिमाण को व्यक्त किया। दूसरा पॉइंट हम लोग जो ने क्या पढ़ा था, ये था हमारा क्या है अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर दूसरे पॉइंट में देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर इसका अगर हम चित्र बनाना चाहें तो क्या बनाएं, कैसे बनाएंगे? यहां से देखिएगा -q +q यहाँ पे एक बिंदु M माना, यहाँ पे एक बिंदु N लिया। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ये -q है +q और द्विध्रुव की दिशा किधर की ओर है? -q से +q की ओर है। और निरक्ष पर जो है इनकी जो दूरियां हैं वह द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर r दूरी पर है। तो इसमें हम जब सॉल्व किए थे जो है तो इनकी जो दिशा थी जो है निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी? द्विध्रुव के अक्ष के समांतर। क्या? द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की।
द्विध्रुव की अक्ष के समांतर हम लाइन खींचा और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, इस दिशा में हमारा क्या होगा, ई होगा। ठीक, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे बिंदु N पर देखेंगे तो द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की, और दोनों का परिमाण जो है समान होगा, दिशा भी एक ही दिशा में है, परिमाण भी समान होगा। तो क्या होगा परिमाण, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, और अक्षीय स्थिति पर 2P अपॉन R क्यूब। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर द्विध्रुव के विपरीत दिशा में है, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। तो इस प्रकार से हमारा जो दोनों डेरिवेशन जो है कंप्लीट होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर से संबंधित हमारा जो है एक डेरिवेशन और बचा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। इसका डेरिवेशन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो स्टूडेंट हमारी जो है पिछली वीडियोज को नहीं देखे हैं, वहाँ पे जा करके उन वीडियोज को देख करके जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, और दोनों डेरिवेशन जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग दोनों डेरिवेशन क्या करके वहाँ पे देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगले वीडियो में हम मिलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।